हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपके समक्ष पॉलिटिक क्लास में केवल एक क्लासेज हुई हैं, एक क्लास हुई है, उसके बाद दूसरी क्लास आज हम लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि टू द पॉइंट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर होता रहे। क्लियर? तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि अगर भारत का संविधान की रूपरेखा अगर आपको पढ़नी होगी, यानी रूपरेखा के साथ चलना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले देखेंगे। उसका पहले कि भारत में जो संविधान बनाने का स्रोत है वह कहां से लिया गया, क्यों लिया गया, कंडीशन क्या था। तो फ्रेंड्स हम कहां तक पहुंचे थे। आज हम पहले द्वितीय क्लास के रूप में पहले अभी हिस्टोरिकल फैक्ट बैकग्राउंड खत्म कर लिया जाए, तब उसके बाद रेगुलेटिव एक्ट आता है। तो उसके पहले हम फैक्टोरियल चलते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम जो पिछले क्लास में लिए हैं उसमें ये बताए थे कि ब्रिटेन जो है संविधान मैग्ना कार्टा के रूप में रूपांतरित कर दिया था, वो भी मौखिक रूप में। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए तो याद रखिए, आप ये बताएंगे तुरंत कि जो आधुनिक संविधान का जन्मदाता है वह ब्रिटेन ही है, जहां से हमको मैग्ना कार्टा मिला। और मैग्ना कार्टा फ्रेंड्स याद रखिएगा, वह मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र के रूप में मौखिक रूप में मिला, वही अपने भारत में फंडामेंटल राइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर? तो इससे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले तो चलेंगे हम, जैसे कि इसके पहले ब्रिटेन बताया जा चुका है। तो आज जो हम चलेंगे फ्रांस की पृष्ठभूमि, यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जो स्पेशल रूप से चलती है फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्टार्ट होती है 5 मई 1789 से लेकर के 99 तक लगभग घनघोर रूप से ये फ्रांस की क्रांति चलती है। जबकि आप ये समझिए कि फ्रांसी की क्रांति जो है इसे हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहां पर हमें सबसे पहले भारत के संविधान को पृष्ठभूमि बनाने में हमको फ्रांस की क्रांति को जरा सा मुद्दा उठाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो हम क्रांति मुड़ जाएंगे। यह एक प्रेरणा स्रोत संविधान बनाने में हमारा भारत भी इस तरीके से लॉन्च करता है। क्लियर? कहने का मतलब कि अगर यहां पर क्रांति ना हुई होती तो शायद यहां संविधान ना बनता। तो इसका मतलब कि हमारे भारतवासी जो हैं वो भी अपने मन में बैठा लिए कि आने वाले भविष्य में जनता हमसे भी अधिकार मांगना शुरू करेगी, हम अधिकार कहां से दे पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से हम अधिकार को हम एक तरफ से पहले सबसे पहले हम अधिकार की रूपरेखा तैयार कर लें, जिससे आने वाले भविष्य में हमको कहीं ऐसा ना हो कि विधि विधान के लिए हमको लड़ाई करना पड़े। तो फ्रेंड्स इसीलिए एक संविधान का मसौदा तैयार पहले से किया जा चुका है। तो ये फ्रांस की क्रांति, उसमें एक समझिए कि एक उसका आगे का संविधान जो बना, इस तरीके से आगे चल करके ये प्रेरणादायक होता है भारत के संविधान में। तो पहले थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति में थोड़ा सा मैटर समझेंगे, बाकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है हम फ्रांस की क्रांति का स्पेशल क्लास लेंगे, तो फ्रेंड्स हम डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक? तो चलिए थोड़ा सा बात यह है
जैसे फ्रांस की क्रांति में याद रखिए, यहां पर जो राजा बनते हैं, यहां पर जो राजा बनते हैं उनका नाम है लुई 16वां। लुई 16वां राजा बन गए। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किस वंश के ये राजा थे, तो याद रखिएगा पूर्वो, नोट कर लीजिएगा, पूर्वो वंश के राजा थे। क्लियर? ये किस वंश के राजा थे? पूर्वो राजा वंश के राजा। जैसे हमारे यहां वंश चलते हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश ना, इस तरीके से जो वंशज चलते हैं उसी तरीके से फ्रांस में भी वंश चलते थे उरो। तो उरो वंश में लुई 16वां आगे लगाते जाए, लुई 1 मतलब पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, लुई चौथा, लुई 5वां, इस तरीके से कंठस्थ आगे बढ़ते चले गए। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इसका मतलब 16वां भी इस तरीके से राजा के रूप में आया होगा। तो राजा उरो बन गए। ठीक है, अब लेकिन बने कब? याद रखिए 1714 ईस्वी में बन गए। क्लियर? लेकिन ये कहते नहीं, जो राजा शासक निकम्मा बन जाए तो प्रजा तो परेशान होगी, और प्रजा अगर परेशान होगी तो खुरापातो भी उसके मन में सोचेगा, क्योंकि प्रजा गिराना भी जानती है, राजा बनाना भी जानती है। अगर संविधान या अधिकार कुछ भी बना तो जनता के लिए बना, जनता के द्वारा बना, जनता के ही लिए बना। क्लियर? और जनता के द्वारा बनाया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सेम कंडीशन ये है कि जो 1714 में जब राजा ये बनता है लुई 16वां, तो सबसे पहले 3 कैटेगरी में ये बांट देता है। क्लियर? कितनी कैटेगरी बांटता है? 3। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जो कैटेगरी होती है, तो हम सब तो कैटेगरी और समूह कहते हैं, लेकिन फ्रांस में कैटेगरी नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ई स्टेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यहां पर लिखेंगे, वहां पर कैटेगरी को ई स्टेट कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? ई स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब भैया याद रखिएगा, ई स्टेट कहते हैं, तो इन्होंने बांट दिया प्रथम स्टेट, ई स्टेट। क्लियर? क्लियर? और दूसरा क्या बांट दिए? द्वितीय स्टेट, द्वितीय स्टेट, और ये है तृतीय स्टेट। पहले तो एक चीज और जान लीजिए, ये स्टेट में तो बांट दिया, लेकिन जब ये लुई 16वां था तब उसकी मुद्रा, उस समय वहां की मुद्रा जो थी उसका नाम था लिब्रे। क्लियर? क्या नाम था? लिब्रे। यानी कि लुई 16वां जब शासन काल चल रहा था तो उस समय उसकी मुद्रा क्या थी? लिब्रे। क्लियर? फ्रेंड्स, तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये क्या करता था, 3 कैटेगरी में बांट दिया, और तीनों कैटेगरी को याद रखिए कैसे कैसे बांटता है, कितना खुरापाती दिमाग लगा रहा है। आप समझिए, पहले वाले में पादरी को रख दिया, उसके बाद उसमें पहले का दूसरा जो है उसमें चर्च को रख दिया। यानी कि जे पादरी मतलब ध्यान दीजिएगा, पादरी मतलब होता है ईसाई के नेता। ईसाई के नेता को पादरी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया? पादरी और चर्च, यानी जो चर्च जैसे जो उनका पवित्र स्थल है उसमें भाई गुरु भी होंगे और देवियां भी होंगी कि नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका मतलब यहां पर लिखेंगे कि ईसाई के नेता लोग, अब इधर क्या लिखेंगे आप? जैसे गुरु के रूप में
गुरु के रूप में सेंट जेवियर्स। जेवियर्स, क्लियर। और याद रखिए, अगर देवी के बारे में पूछा जाए तो वो देवी किसको मानते थे ईसाइयों में? याद रखिए, मरियम। किसको मानते थे? मरियम। क्योंकि आपको याद होगा, जब पुर्तगाल से वास्को डिगामा कोचीन में गया था तो सबसे पहले वो मरियम की मूर्ति ही देखा था। इसीलिए उसको आभास हो गया कि चलिए कम से कम हमारे जात का वहां दिखाई तो दिया, क्योंकि मरियम की मूर्ति देखा तो मरियम तो उनकी देवी होती है। तो इस तरीके से याद रखिए। अब हुआ क्या, अब भाई जो चर्च है और पादरी हैं तो इनसे क्या करता था, ये पैसा नहीं लेता था, टैक्स नहीं लेता था। और याद रखिए, ये जो 16वां है ये 2 तरीके से टैक्स भी लेता था। नोट करिए, टैक्स 2 प्रकार का होता था। यहां लिख रहे हैं 2 प्रकार का टैक्स। टैक्स, एक टाइड, नोट करिए, नोट करिए, एक टाइड, नंबर 1 टाइड, और दूसरा टाइल। ये 2 प्रकार का कर था। क्लियर, नोट करते जाइएगा फैक्ट टू फैक्ट। पहला कैसे टैक्स था? टाइड। क्लियर। और दूसरा टैक्स कैसे था? टाइल। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जो पहले प्रकार का टाइल था वह चर्च या धार्मिक स्थलों से वसूला जाता था या टैक्स के रूप में लिया जाता था। टैक्स के रूप में लेते थे। ये टाइल हो गए। क्लियर, क्लियर। अब दूसरा क्या है? दूसरा टाइल है जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कार्य के रूप में लेते थे। क्लियर। और फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे सर जी यहां पर कर की बात कैसे आई? तो आप ये समझिए, कर की बात इसलिए आई क्योंकि अभी शोषण होगा, क्योंकि शासक यही तो करते हैं। शासक जनता से ही कमाते हैं। शासक जो होते हैं वो जनता से, क्योंकि वहां पर जो बाहर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, तो एक क्या होता है, कृषकों का ही होता है ना, मजदूरों का ही होता है। और उन्हीं के ऊपर टैक्स भी लादा जाता है। ये तो होता है, उन्हीं के रुपया उन्हीं के ऊपर टैक्स, सीधा कंडीशन। तो ये फ्रांस में भी कंडीशन थी, लेकिन फ्रांस में 2 तरीके से टैक्स के रूप में था। एक था टाइल और एक था टाइल। टाइल जो था और चर्च धार्मिक स्थलों से टैक्स के रूप में लिया जाता था, लेकिन टाइल जो था वह प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है बता सकते हैं? प्रत्यक्ष मतलब देखिए, प्रत्य, अक्ष माने नयन, अक्ष माने नयन यानी अखिया, और प्रत्येक चीज अखियों द्वारा देखा गया, यानी कहने का मतलब प्रत्येक चीज जो अखियों द्वारा देखा जाएगा वह उस तरीके से कर लेते थे। हमारी आंख के सामने सीधा फंडा। तो कहने का मतलब जो टाइल वाला कर था वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लेते थे। तो 2 प्रकार से। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आगे। अब सवाल उठता है यहां पर, जो प्रथम स्टेट थे और इसमें पादरी और ये चर्च गुरु के रूप में सेंट जेवियर और देवी के रूप में मरियम, इन सबसे पैसा नहीं लेता था। ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है? दूसरे में याद रखिए कुलीन वर्ग आते थे। कौन आते थे? कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग में अमीर लोग स्पेशल माने जाते थे, भैया अमीर वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। क्लियर। लेकिन राजा एक कहता था कि ध्यान दीजिएगा कि अगर कुलीन वर्ग में किसी को तभी मान्यता मिलेगी या तो वह पहले से जन्म
बड़े घरों में लिया, बड़े घरों में, क्लियर, या वह पैसे से द्वितीय स्टेट खरीद भी सकता है। ये राजा ने कहा था। राजा ने कहा कि द्वितीय स्टेट, ई स्टेट पैसों से खरीदा जा सकता है, क्लियर, इस तरीके से कहा। और दूसरा कंडीशन क्या कहा, या तो जन्म के आधार पर या उनके कोई भी सदस्य, या पेरेंटल कह लीजिए, कोई भी सदस्य वहां पर रह रहा हो, क्लियर। तो ये कुलीन वर्ग और अमीर वर्ग, यानी पैसे से भी खरीदा जा सकता है। आप सोचिए, अब सोचिए, इधर देखिए, स्टेट, तृतीय स्टेट में नंबर 1, इसमें 3 भागों में बांट दिया। और जब तीनों भागों में बांट दिया फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो गए, बड़े लोग, क्लियर, बड़े लोग आ गए, जैसे वकील और कर्मचारी और बड़े बड़े कारोबारी, ये सब आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, बड़े व्यापारी और कारीगर को रख दिया, क्लियर। और तीसरे वाले में रख दिया छोटे व्यापारी, और यानी दास्ता, यानी कहते हैं गुलामी, जिसके यहां बेचारे नौकरी करते हो, घर वहां जाके काम करते हैं, दास्ता उनके कहते नहीं, यानी कि हम एक सपोज दैट हम कुछ भी हैं लेकिन उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यह नौकर भी कह दीजिए, नौकर, ये सब क्या करते थे, ये 3 भागों में बांट दिए। लेकिन ये लुई 16वां सबसे खुरापाती था, निकम्मा तो है ही है, क्योंकि आपको ये पता होगा ना कि इसके पहले लुई 16वें के पहले लुई 14वां भी आया था, और लुई 14वां यहां तक कह दिया था, लुई 14वां यहां तक कह दिया कि मैं ही राज हूं। आप बताइए, इतनी बड़ी बात, मैं ही राज हूं, लुई 14वां ने कह दिया था। आप सोचिए, अब ये दिमाग लगाइए कि लुई 16वां इस तरीके से कह दिया कि हम क्या करेंगे, ये स्टेट में जो बांटे, इन्होंने कहा कि हम प्रथम और द्वितीय से टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री कर दिया, रुपया नहीं लेंगे, क्लियर। लेकिन खरीदने की बात खरीदा जा सकता है, ठीक है। अब तृतीय स्टेट में उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती क्या लिया, पैसा वसूलना शुरू कर दिया। और याद रखना, बस थोड़ा सा केवल हम बता करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां संविधान कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। बाकी डीपली जो है आपका जब फ्रांस की क्रांति चलेगी तो बहुत डीपली समझाया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ध्यान दीजिए, तृतीय व्यक्ति में इस कैटेगरी को बांट दिया। तो क्या आप दिमाग लगाइए, ये सब अच्छे अमीर लोग हैं, ये सब इस तरीके से हैं, क्या इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे क्या? पढ़े लिखे हैं तभी तो वकील बने हैं ना, कर्मचारी तभी तो बने हैं ना। तो पढ़े लिखे हैं तो इनके भी मन में जागरूकता फैलेगी। अब सवाल उठता है कि जागरूकता कैसे फैली? उस समय फ्रेंड्स, इसको मिटा दे रहे हैं, उस समय यहां लिखते जा रहे हैं, उस समय 2 दार्शनिक, रूसो और जान लाक, इन्होंने सामाजिक समरूपता पर एक किताब लिखे थे। यानी समाज में जितने व्यक्ति हैं एक भाईचारे जैसे रहने चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। तो यानी रूसो और जान लाक ने लिख दिया। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये
वकील, कर्मचारी ये सब पढ़ने लगे, और जब ये सब पढ़ने लगे धीरे धीरे अपने वर्गों में ये बांटते चले गए, इनसे बांटे तो ये बांटे, इस तरीके से बांटते चले गए फ्रेंड्स। तो जब इनको बांटते चले गए तो एक दिमाग ऐसा खुरापात बनेगा, क्योंकि इनसे टैक्स लिया जाता था, इनसे नहीं लिया जाता था, कि हम देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। यहां तक कि जब टैक्स लिया जा रहा है तो ये दिमाग डिस्टर्ब होना शुरू हो गया इनका। तो राजा से डिमांड करेंगे, राजा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब इस तरीके से डिमांड करने लगे कि हमको एकदम समरूपता के समान समझा जाना चाहिए, तब जब राजा को यह बात पता चल गई, किसको, लुईस 16वां पता चल गई कि आप देखिए इस तरीके से जनता जान चुकी। और फिर याद रखिए, फ्रांस की जो है, फ्रांस का मुख्य भोज्य पदार्थ जो है पाव रोटी। क्या है? पाव रोटी। क्लियर? आप बताइए, पाव रोटी पर टैक्स बढ़ाने के लिए क्यों? रीजन है, सब लोग पाव रोटी भोज्य पदार्थ पूरे फ्रांस का है, तो ये भी खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, सब खाते होंगे, लेकिन पाव रोटी के अलावा और भी कुछ खाते होंगे ना। लेकिन ये इनके पास बेचारे, जिसके पास भूमिहीन, तृतीय में भूमिहीन भी आते हैं, भैया इनके पास भूमि ना आए बाटे, मतलब जमीन है ये नहीं। अब जमीन नहीं है तो किसी तरीके से कैसे खाएंगे बेचारे, तो किसी तरीके से वो क्या करते थे, पाव रोटी खा करके जीविका चलाते थे, क्योंकि वहां के मुख्य भोजन फेवरेट है फ्रेंड्स। तो पाव रोटी खा करके जीविका चलाए। तो अब देखिए, इतना करने एक बार टैक्स तो ले ही रहा है, तो 5, फ्रेंड्स याद रखिए, लुई 16वां 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाया और कहा क्या कि तीनों कैटेगरी के व्यक्ति आएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तीनों कैटेगरी के व्यक्ति आएंगे, तीनों कैटेगरी के लोग आएंगे, लेकिन नोट कर लीजिएगा, तीनों कैटेगरियों में जिसके पास भूमि नहीं थी उनको अनुमति नहीं दिया था। कहा जिसके पास भूमि नहीं है वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो दास्ता किसी के यहां गुलामी कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे भाई, नहीं आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए, तीनों कैटेगरी को बुलाए, और उस तीनों कैटेगरियों में से याद रखिए 1200 लोग आए, 1200 लोग आए। अब 1200 लोग आए फ्रेंड्स, इसको मिटा दे रहे हैं, बारह सौ व्यक्ति आए, 1200 लोग आए, जिसमें प्रथम स्टेट से 300 लोग। क्लियर? और द्वितीय स्टेट से 300 लोग। क्लियर? और तृतीय स्टेट से 600 लोग। 600 लोग आए। अब किसके लिए बुलाया था राजा किसके लिए बुलाया था? वह केवल पाव रोटी, केवल पाव रोटी पर टैक्स लगाने के लिए। क्लियर? पाव रोटी पर टैक्स लगाने के लिए, और वो भी किस तारीख को? 5 मई 1789 को उन्होंने बुला लिया। अब बताइए, और राजा ये भी करा, ध्यान दीजिएगा, राजा कराए पहली कैटेगरी से एक वोट, दूसरी कैटेगरी से एक वोट, और तीसरी भी कैटेगरी से एक वोट। इसका मतलब सिमिलर बनाना चाह रहा है, और सबका वोट मिल जाएगा और सब सहमति हो जाएगी, तो हम पाव रोटी पर क्या करेंगे? टैक्स जमा कर देंगे, टैक्स बना देंगे अच्छा खासा। और भरना किसको है? तृतीय कैटेगरी को, क्योंकि भाई पहली कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी से पैसा लेते नहीं थे, लेते थे तीसरी कैटेगरी से, तो तीसरी कैटेगरी से उन्होंने पैसा अलॉट कर दिया। क्लियर? अब बताइए तीसरी कैटेगरी वाले व्यक्ति क्या करेंगे?
डिस्टर्ब हो गए। एक बार तो कर दे रहे थे, फिर बाद में इनको टैक्स पारोटी के रूप में देना पड़ा। अब जब बार बार इस तरह के टैक्स होगा तो कहते नहीं, हर एक चीज की प्रत्याश सीमा होती है। किसी को उतना दर्द दो कि बेचारा कम से कम सह तो सके, और लास्ट में उसको किसी को अगर मान लीजिए जबरदस्त पीछा किए हैं, एक दिन वो खड़ा होगा ना, तो सेम कंडीशन तृतीय व्यक्ति वाले भी यही करते हैं। तो तृतीय व्यक्ति वाले जब पाव रोटी पर टैक्स लगाते चले गए, लगाने का मूड बना लिए, तो जनता भी खपा हो गई। और वहां की महिलाएं भी, याद रखना, महिलाएं, यहां तक बताया गया कि वहां की महिलाएं यानी फ्रांस की महिलाएं जो तृतीय कैटेगरी में रखे गए थे, जो लुई 16वां गोदाम में अनाज रखा था उसको भी लूटपाट करना शुरू कर दी थी। इतनी भूखमरी फैल गई थी। तो राजा निकम्मा तो था ही, क्लियर। और दूसरा कंडीशन, राजा का खर्चा तृतीय स्टेट से निकल रहा था, क्लियर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इस तरीके से तृतीय कैटेगरी वाले इन्होंने एक विधि विधान बनाने की प्रयास किया, एक विधि बनाने का प्रयास किया, और विधि विधान बनाने का प्रयास किया एक संविधान कि भाई देखिए, अगर संविधान जो होगा उसमें भाईचारा और ये आप कह सकते हैं समानता का भाव होगा, समानता और स्वतंत्रता का भाव होगा, क्लियर। और ये बात तो सत्य है ना, भाईचारा की बात होगी तो समानता होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप याद रखिए एक संविधान यहां पर भी मिला, क्लियर है। अब इतनी बात तो इतना समझ में आ गया, लेकिन इतना खुरापात करने के बावजूद फ्रेंड्स, यहां तक कि जब इतना डिस्टर्ब कर दिया तो लास्ट में ये अपने आप को हार मान लेता है। और हां, तृतीय कैटेगरी वाले जब एकदम उदास हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि हमारा कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है, तो ये बेचारे क्या किए, तृतीय कैटेगरी वाले 40,000 चिट्ठियां लिख करके 40,000 चिट्ठियां लिख करके राजा के नाम पर भेज दिए कि राजा साहब अब आपका कानून मुझे नहीं चाहिए, और हम जो है अलग से कानून बनाएंगे और संविधान खुद अपना विधि विधान बनाएंगे। फ्रेंड्स याद रखिए इस बात को, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, क्योंकि ये केवल अपने विलासिता में परिपूर्ण था, ये तो था ही, लेकिन इसकी औरत और डेकोरेट करने में यानी शॉपिंग करने में सबसे ज्यादा ये थी इसकी औरत भी, क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या था, हुआ क्या, जब जनता मांग करने लगी कि हमको भी कुछ अधिकार चाहिए, तो लास्ट में हार जाता है, कहता ठीक कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा है, कानून सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। आज के बाद जो कुछ भी वर्क किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, चाहे वह राजा हो चाहे वह प्रजा हो, सबको समान देखते हुए किया जाएगा, और सब, चाहे वह राजा चाहे प्रजा, कानून के अंतर्गत ही कार्य करेंगे, क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से, लेकिन कार्य कुल मिला के ये उसी कानून के दायरे में ना करते हुए, कौन, लुई 16वां, उसी दायरे में ना करते हुए इनकी जो तृतीय कैटेगरी की जनता थी, उसके बाद याद रखिए फ्रेंड्स, इनको क्या किए, फांसी के फंदे पर टांग दिए, और फांसी के फंदे पर ये झूलना पड़ा इनको, किसको, लुई 16वां को फांसी के फंदे पर टंग गए। और जब फांसी के फंदे पर टंग गए तो फ्रेंड्स याद रखना, ये जो है मान्यवर, इनका एक पुत्र था 9 वर्ष का, जिसका नाम था फिलिप। क्या नाम था, जिसका नाम फिलिप था, क्लियर है। अब राजा का बेटा तो राजा होता है, राजा कितना संभालेगा। अब उसको ये पता हो गया जनता इस तरीके से हमारे ऊपर भी खपा हो सकती है, क्योंकि पापा जा चुके हैं, कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। तो ध्यान दीजिए, ये कहता है ठीक है, जो आप जिस तरीके से चाहोगे उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जनता एग्री हो गई, धीरे धीरे वहां पर सारी व्यवस्था मिलने लगी। इसके बाद याद रखना फ्रेंड्स, आते हैं नेपोलियन बोनापोर्ट। नेपोलियन बोनापोर्ट
नेपोलियन बोनापोर्ट। तो ये नेपोलियन बोनापोर्ट जो है भारतीय संविधान में, सॉरी क्या नाम, फ्रांस के सबसे बड़े सुधारक निकले। यानी कि वहां की जो व्यवस्थाएं थी उसको सुधार कर दिए। यानी कि जो लुई 16वां के अंतर्गत जो कार्य क्रियाकलाप किया गया था उल्टा सीधा, सबको रिकवरी कर दिए। कौन? नेपोलियन बोनापोर्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिए इस प्रकार से हमको ये लगता है कि एक प्रेरणादायक हमारे संविधान बनाने में ये भी है। क्लियर? अब अगली जो क्रांति होगी वह अमेरिका की होगी और अमेरिका से लिखित संविधान मिलेगा हमको। क्लियर? लिखित संविधान मिलेगा। उसके बाद हम चलेंगे। अब सोचिए हमारा भारत आखिर संविधान बनाने के लिए मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि कहते नहीं, अगर घर में अगर इधर झगड़ा हो रहा है पड़ोसी जाने के जरूर। और इस तरीके से वहां सब जगह अधिकार मांगा जा रहा है, सबको एक सजो के बाद दिया गया, समानता में बात दिया गया। तो फ्रेंड्स अमेरिका को देखते हुए हम चलेंगे ब्रिटेन में। ब्रिटेन वाले, अंग्रेज वाले क्या किए? आपको पता है कि तीन देसी रियासतें क्या की थी? उनको मिल गई थी ना, 2 तो फ्री मिल गई थी, एक दहेज में पा गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिए बंगाल में उनको लास्ट में याद रखिएगा दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। क्लियर? दीवानी अगर प्राप्त हो गई तो आप समझ सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि मुझे पैसे का झोलिया जो है वह अंग्रेजों के पास आ गई, जो सेंटर में बैठा था मैं। लेकिन जो यहां बैठ के पैसा दे रहा है वह अब ये सोच रहा है कि हम उनको क्यों दें, हम खाली नवाब साहिब बैठे रहे। इसलिए फ्रेंड्स याद रखना, जो यहां गद्दी संभाल रहा उसके पास पैसा नहीं जाता था, पैसा सेंटर पे जाता था, इंग्लैंड में जाता था। अब इंग्लैंड में जाएगा तो इधर वाले बेचारा किस लिए है? तो ये भी अपना झोली भरेगा, इसलिए द्वैध शासन भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अनवरत पॉलिटी क्लास और हिस्ट्री क्लास, ज्योग्राफी क्लास आप डेली चलेंगे। और हाँ, सोच रहे हैं कि एक क्लास आपको करंट अफेयर से भी दिया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।